देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक व्यवस्था को तार तार करके धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत कार्य न करके अजय, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय हो, तो अजय राय तो पूरी तरह से कहने को कांग्रेसी केवल है, वह तो आरएसएस के कैडर रहे हैं और आरएसएस से प्रशिक्षण प्राप्त है। वह केवल राम को वोट बैंक का आधार मान करके राजनीतिक रंग दे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सपा पार्टी कार्यालय और हमारे साथ हैं सपा के कदावर नेता लोटन राम निषाद जी। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये पीडीए जो है, जो अधिवक्ताओं का संकल्प मिशन 2024 पीडीए करेगा पूरा, ये क्या है अधिवक्ता? देखिए, समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो किसानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अकलियत पसमानदा समाज के लोगों को जो है कि आधार वोट बैंक बना करके आगे बढ़ा था। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने मिशन 2024 में जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल को दौड़ाने के लिए जो उसका मूल बेस आधार है पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, डी का मतलब दलित है, ए का मतलब जो है कि आदिवासी अल्पसंख्यक आदि आबादी है। तो इसी फार्मूला के तहत जो है समाजवादी पार्टी जो है मिशन 2024 में उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को संविधान को ख़त्म करने में और सामाजिक न्याय को झटका देने में जुटी हुई है, और सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर पार्टी प्रतिपक्ष की है समाजवादी पार्टी है, और समाजवादियों का कर्तव्य होता है कि लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचाया जाए। और समाजवादी पार्टी ने जो नारा इजाद किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और हर जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को समानुपातिक का आरक्षण कोटा जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लोकतंत्र के विरोध में काम करते हुए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ दोहम दर्जे का बर्ताव कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत 2024 के समर में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ करके फेंकेगी। जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 जनवरी को, और अर्ध निर्माण अभी मंदिर हुआ है, अभी आधा बना हुआ, पूरा पूर्ण रूप से मंदिर बना नहीं हुआ है, तो इतना जल्दी क्या है प्राण प्रतिष्ठा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक व्यवस्था को तार तार करके धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत कार्य न करके उसे राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। और जो ये 22 जनवरी का राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यह धार्मिक कार्यक्रम न होकर भारतीय जनता पार्टी का यह राजनीतिक कार्यक्रम है। आधा अधूरा जो है कि मंदिर का विकार पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं हुआ। और 4 शंकराचार्य जो हमारे सनातन परंपरा के स्तंभ माने जाते, उन लोगों ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। अगर हिंदू धर्म व्यवस्था के अंतर्गत माना जाए तो राम का जन्म जो है चैत्र शुक्ल नवमी को माना जाता है। तो इतना जल्दी क्या था? मार्च महीना में नहीं तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में रामनवमी का आ जाता, तब ये कार्यक्रम करते। लेकिन यह 2024 के चुनाव में जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनता को गुमराह करके जो है ये धार्मिक कार्य को जो है कि राजनीतिक जो है कि प्रचार का माध्यम दिखा लिए। आप देखिए, 3-4 दिन से देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि पूरा कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतने जो है कि सेना के जो है कि हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, तमाम दौड़ करके जो है एक माहौल को जो है दूसरे ढंग से बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर जनता को लड़ा करके, जनता को गुमराह करके जो समाज की, हमारे किसानों की समस्या हो, छात्र नौजवानों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या है, उस समस्या से जनता का ध्यान हटाने के लिए जो है धर्म के मुद्दे को आगे करके सारे मुद्दों को जो है कि दफन करने का काम करिए। लेकिन 2024 में जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लाख नाटकबाजी कर ले, लेकिन यह जनता जो है कि 2024 में इनको जो है दिल्ली की सत्ता से इनका खदेड़ा करेगी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, इंडिया गठबंधन का 4 मीटिंग अभी हुआ है, और किसी न किसी हर मीटिंग में देखा जाता है कि कभी कोई नाराज़गी दिखाता है, कोई नाराज़गी कभी दिखाता है। जैसे कि अभी पिछले चौथे जब मीटिंग हुआ था उसमें ममता बनर्जी नहीं बैठी थी, तो ऐसे क्या आप लोग में सहमति भी इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस, उसमें क्या गठबंधन अभी पूर्ण रूप से सहमति नहीं है क्या?
देखिए कई राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो साझेदार दल समाजवादी पार्टी है, सबसे बड़ी दल है। तो सीट शेयरिंग में सबसे अहम निर्णायक भूमिका जो रहेगी वह माननीय अखिलेश यादव जी की रहेगी। बिहार में अगर जाएंगे तो बिहार में जो है कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को निर्णय करना है कि सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीट जानी चाहिए। वही हाल पश्चिम बंगाल का है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है वह सबसे मजबूत पार्टी है। वह कांग्रेस तो केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। उसका कांग्रेस का मात्र एक सांसद है और 38 सांसद जो है कि टीएमसी के हैं। उसी तरह चले जाइए दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ जो सबसे मजबूत पार्टी है डीएमके है, तो डीएमके को वहाँ बड़ी भाई की भूमिका अदा करना है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो एनसीपी और शिवसेना की वहाँ पर अहम भूमिका है। केरला में जाएंगे तो वहाँ माकपा और भाकपा की कम्युनिस्ट वाम मोर्चा के जो दल संगठन है उनकी भूमिका है। और कांग्रेस पार्टी सोचे कि अगर उत्तर प्रदेश में भी अपनी मनमानी चलाए, मध्य प्रदेश बिहार में और तमिलनाडु में, केरला में और पश्चिम बंगाल में, तो इस तरह से जो है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती नहीं दी जा सकती। और निश्चित रूप से जो हाथ पैर लोग मारने का काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत सही होगी कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है, लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उसको छाटना चाहती है, तो कांग्रेस को जो है इन राज्यों में जहां उसका संगठन जो है कि अपने केवल अस्तित्व के लिए संघर्ष में है, तो ज़्यादा जो है कि यहाँ अड़ियल रुख न अपना करके जो सहयोगी दल है उनको जो है कि पूरी तरह विश्वास में लेकर के जो है 2024 के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे। इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे पूर्व में रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि वाहन मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है। इस पर क्या कहें, ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए समय के हिसाब से आप इंतजार करिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार तमाम परिवर्तन होता है। और हम लोगों को भी विश्वास है कि बहन मायावती जी को अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को बचाने की अगर चिंता होगी तो नरमी बरतते हुए वह भी इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी। लेकिन अड़ियल रुका बना करके कि मुझे इतना सीट चाहिए, इतना सीट चाहिए, वो मनमानी अगर करेंगी, तानाशाही रुख अपनाएगी, तो बहन मायावती जी आए चाहे न आए, इंडिया गठबंधन के जो वर्तमान में सहयोगी दल हैं वह पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर बहन मायावती जी आ जाती हैं तो वह बेहतर रहेगा, और नहीं भी आती हैं तो यह मान करके चलिए कि अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो सबसे बड़ी दोषी बहन मायावती जी रहेंगी। और लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह तार भारतीय जनता पार्टी करके मनुस्मृति के विधान को लागू कर रही है, गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी नीतियाँ बंच ऑफ थॉट्स हुई आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की किताबों में है, उन नीतियों को लागू करने में जुटी है। तो यह लोकतंत्र का जो 2024 है ये अंतिम चुनाव माना जाएगा और बहन मायावती जी का नाम जो है इतिहास के पन्नों में खलनायिका के रूप में दर्ज हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जब हुआ था तो उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो एक राज्य कांग्रेस ने जीता था कर्नाटका, 4 राज्य में हार गया था। तो एक राज्य जब जीते तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के असर कुछ दिखा, लेकिन 4 राज्यों में हार गए, उसका क्या मतलब रहा? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना अपनी गलतियों से ये चुनाव हारी है। अगर जैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव था, बिल्कुल कांग्रेस जो है कि 2/3 बहुमत से जीतने की स्थिति में थे। सारे राजनीतिक पंडित हों चाहे वरिष्ठ पत्रकार हों, सारे लोगों का यह आकलन था कि कांग्रेस पार्टी जो है कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 70% सीटें जीतेंगी। राजस्थान का जो चुनाव था नेक टू नेक था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कि कर्नाटक जीतने के बाद ये इतना हवा में उड़ने लगी कि इनका पैर जमीन पर ही नहीं रहा। और पता लगा कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल था, पिछली बार मध्य प्रदेश का चुनाव 2018 का हुआ था, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर रनर थी, 1 सीट हम बिजावर का जीते थे, और वही बिजावर के एकमात्र सपा विधायक के समर्थन से कमलनाथ 15 दिन की मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कमलनाथ के बिगड़े बोल के कारण जो है वहाँ पर ओबीसी में जो है कि गलत संदेश गया, और ओबीसी के लोगों ने अखिलेश यादव के अपमान का बदला जो लेने के लिए न चाहते हुए भी कांग्रेस के विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में भूमिका अदा की। और कांग्रेस पार्टी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हारी तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और कमलनाथ पर जो है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का काम किया। उस समय कई कांग्रेस के नेता ये हवा में उड़ रहे थे कि जो
भारत जोड़ो यात्रा चली है, अब पूरी कांग्रेस की बयार चल रही है। अजय, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय हो, तो अजय राय तो पूरी तरह से कहने को कांग्रेसी केवल है, वह तो आरएसएस के कैडर रहे हैं और आरएसएस से प्रशिक्षण प्राप्त है, और वह कभी भी जो है कि समाजवादी विचारधारा के नहीं रहे, इसलिए वो उल्टा पुल्टा बोलते थे। उसी तरह से एक आचार्य प्रमोद कृष्णन है, वो भी आरएसएस के ट्रेंड है, कमलनाथ का भी वही हाल है, टी.एस. सिंहदेव हो। तो इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जो है कि ख़त्म करने में इनकी पहले अहम भूमिका रही है, और फिर कांग्रेस जब मजबूत होने की स्थिति में आई तो इन लोगों कांग्रेस की जड़ों में जो है गर्म पानी और मट्ठा घोलने का काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समय के हिसाब से अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है, और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है नरमी बरतते हुए इंडिया गठबंधन के साझेदार दलों को जो है विश्वास में लेकर के आगे बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी है, उसको जो है कि मुंह की खिलाएगा, धूल चटाएगा, सत्ता से बेदखल करेगा। कांग्रेस कमेटी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो इससे 2024 के चुनाव जो लोकसभा के चुनाव उसमें कुछ असर दिखेगा नहीं दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से हर दल जो है कि अपने संगठन को धार देने के लिए, अपने आधार को मजबूत करने के लिए तरह तरह की कवायद करते हैं, तो ये करना भी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी जो है कि अपने आधार को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, तो निश्चित रूप से जो है कि उनके आधार वोट बैंक में जो है कि वृद्धि होगी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है, वह किसी भी दशा में जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ जो है कि आ नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के कोर बैंक को अपने साथ जोड़ करके, और केवल ये वोट के लिए ओबीसी एससी एसटी को जो है हिंदू कह लेती है। लेकिन सरकार में आने के बाद केवल जो है कि मनुवादी ताकतों को ही जो है कि बढ़ावा देने का, और ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी के नेता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे हुकुम देव नारायण सिंह हो, चाहे भूपेंद्र लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, ये जितने ओबीसी के नेता हैं, और बाहर से जो साथ देने वाले संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग केवल काट के उल्लू हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। एक किसी अधिकारी का जो है कुकर जो होता है, चपरासी होता है, उसका भी कुछ औकात होती है कि अपने साहब से कह करके कुछ काम करा लेता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक प्राइमरी के मास्टर, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कराना तो दूर, नौकरी देना तो दूर, अगर एक प्राइमरी के मास्टर का ट्रांसफ़र भी हो जाए तो ये ट्रांसफ़र रुकवाने की इनकी औकात नहीं है। और मैं तो निषाद बिरादरी का हूँ। हम लोग जिस तरह से मछलियों को शिकार करने के लिए बंसी और कटिया में केचुआ, चपड़ी और छोटी छोटी मछलियाँ सिधरी चलवा को गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शिकारी है। आरएसएस के इशारे पर या ओबीसी एससी एसटी के जो नेता हैं, इनको केचुआ चपड़ी के रूप में इस्तेमाल करके ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाती रही है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी जो है अब समझ गया है, अब इन नेताओं के बहकावे में आने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जो है अब जो है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसके तहत एकजुट होकर के भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे, भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, हमेशा देखा गया है समाजवादी पार्टी पीडीए पे चुनाव लड़ी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी पे चुनाव लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है जब वोटिंग का समय आता है तो ये पीडीए आपका भाजपा में चला जाता है, वोट बैंक वहाँ चला जाता है, वोट उनको मिलता है। तो आप लोग तो शुरू से ही पीडीए पे चुनाव लड़े, लेकिन वोट ना मिलने की क्या वजह हो जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा कलाकार है, और कुल मिलाकर के जो ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि पूर्वांचल का चुनाव जो हुआ तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन पश्चिम में जहाँ पहले चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ईवीएम में खेल करती है। ईवीएम को इधर से उधर करके जो है यह चुनाव जीतने का काम करती रही है। और सारे दलों को जो है कि जब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी को हार मिली, तो जो कांग्रेस पार्टी 2009 में ईवीएम को लाया था, उस कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगा कि निश्चित रूप से ईवीएम में खेल हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी जो है कि यह चुनाव जीती है। और
हम तो पहले से भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है, और निश्चित रूप से वोटों में हेरा फेरी करके या मशीनों में गड़बड़ी करके या एक मशीन हटा करके दूसरी मशीन रख करके जो है या चुनाव जीतने का काम करते रहे। लेकिन अगले चुनाव में हम लोग पूरी सतर्क होकर के जो अपने वोट की रखवाली करने का काम करेंगे। और हम लोग अभी इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि 100% जो है वीवीपैट का इस्तेमाल हो, और वीवीपैट की जो है कि पूरी तरह से जो है मशीन से काउंटिंग कराने के बाद वीवीपैट से निकले हुए जो पर्ची होती है उसकी भी काउंटिंग करा करके मिलान कराने के बाद ही परिणाम को अंतिम रूप देने की नीति हम लोग तय कराएंगे। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्ता हैं वो ईवीएम को लाइव हैक करके दिखाए थे, तो क्या आपको भी लगता है 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? आप देख लीजिए कि अगर ईवीएम बिगड़ती है तो उसकी मरम्मत भी होती है, और ईवीएम 7-8 हज़ार की मशीन आती है। आपका 2 लाख के मोबाइल में को जो हैक कर दिया जा सकता है, आपके डाटा को चुराया जा सकता है, आपके एटीएम को खंगाला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। इसरो में बैठ करके चंद्रमा पर उतरे हुए चंद्रयान को नियंत्रित किया जा सकता है। तमाम उपग्रह छोड़े जाते हैं, उनको पृथ्वी पर प्रयोगशाला में बैठ करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या ईवीएम मशीन को कहीं से हैक नहीं किया जा सकता क्या? तो निश्चित रूप से ईवीएम में यह खेल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, ईवीएम में गड़बड़ी ना हो। और हम लोगों को तो ये मांग है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना विश्वास है कि जनता हमें वोट देती है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा लेती है। जापान की कंपनी जो ईवीएम बनाती है, अगर उसने कह दिया कि ईवीएम हम बनाते हैं लेकिन ईवीएम पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल मशीन नहीं है या इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम से चुनाव न करके बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। नीदरलैंड तो ईवीएम को असंवैधानिक करार दे दिया है। और जितने विकसित राष्ट्र हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, आपका कनाडा हो, तमाम जगह पर अगर ईवीएम से न चुनाव करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, तो भारत जैसे विकासशील देश में बैलेट की बजाय ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाना बिल्कुल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। और हमारे तमाम संगठन जो है ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। और जहाँ तक तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी ईवीएम हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल किए हैं। और जहाँ तक विश्वास है कि निश्चित रूप से ईवीएम के विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और पुनः पूर्व की भांति जो है कि बैलेट पेपर से जो है कि चुनाव संपन्न होंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी का आमंत्रित कार्ड वहाँ से मिला कि नहीं मिला? प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या में उससे। अच्छा, ये बताइए, अभी तो हमारे नेता आज भी कहे हैं कि अगर हमें वो निमंत्रण पत्र भेजे हैं तो पहले वो दिखा देना, कोरियर से भेजे तो कोरियर की रसीद दिखा दे। और देखिए, जब अखिलेश यादव जी 5 कालीदास मार्ग में रहते थे, अगर उनके खाली करने के बाद 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा कर शुद्धिकरण कराया गया, तो भाई अखिलेश को किस मुँह से बुलाएंगे? वहाँ जाएंगे तो रामलला का मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तब तो पता लगा कहाँ से पानी ला करके उसका शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। अब तो गंगा भी उनकी निगाह में अपवित्र हो गई हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में थाईलैंड से जो है मिट्टी और पानी मंगाया जा रहा है। तो अखिलेश यादव को जब भारतीय जनता पार्टी शुद्ध मान चुकी है, तो अखिलेश यादव को जो है कि वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाने में उनको लाज आ रही होगी, शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। इसलिए जो है कि अच्छा, फिर भारतीय जनता पार्टी को बुलाने का अधिकार क्या है? क्या वह मंदिर भारतीय जनता पार्टी का है? क्या वह मंदिर भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बन रहा है? क्या उनकी निजी संपत्ति है? क्या उनका निजी कोई कार्यक्रम है? या तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किसी की भी सरकार रहती तो मंदिर बनाया जाता। लेकिन ये पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को, मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से उसका राजनीतिकरण कर दी है। और देखिए, तमाम लोग, गैर भाजपा दलों के लोग जो हैं वह राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो राम की व्यवसायी है। राम के नाम का राजनीतिकरण करके वह राजनीतिक दुकान चलाने का, राजनीतिक व्यवसाय करने का काम कर रही है। आस्था पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का राम से कोई दूर दूर तक आस्था का संबंध नहीं है। वह केवल राम को वोट बैंक का आधार मान करके, राजनीतिक रंग दे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, किसानों की समस्या का है, छात्र नौजवानों का है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है।
तो समाजवादी पार्टी लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो हमारी कमर तोड़ महंगाई से जनता परेशान है, किसान जो है छुट्टा अन्ना पशुओं से परेशान है, हमारे नौजवान जो है पढ़ लिख करके जो है, जो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक 10 साल का हो गया केंद्र सरकार का, लगभग में 9.5 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी तो 10-20 लाख लोगों को भी ये नौकरी और रोजगार दे नहीं पाए, जिनका रोजगार जो था या कहीं कोरोना के नाम पर कहीं कुछ बहाने जो है उनका रोजगार छीनने का काम किया और जीएसटी CST को बढ़ा करके भी महंगाई की मार से जनता को ये बेहाल किए हैं। तो छात्र, नौजवानों, किसानों, आरक्षण, जनगणना के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी जो है कि जनता की अदालत में जाएगी और 2024 में यही मुद्दा कि जातिगत जनगणना कराओ, समानुपातिक कोटा दो, और ये जो अग्निवीर है समाजवादी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरेगी तो निश्चित रूप से जो है कि अग्निवीर भर्ती को बंद करके अस्थायी जो है कि सेना के जवानों की भर्ती का अभियान शुरू किया जाएगा। अच्छा, हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, तो उससे कुछ फायदा तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है आपको? बिहार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाख खड़ंगाबाजी करने का काम किया, हाई कोर्ट में जाकर के जनगणना कार्यक्रम को रुकवाने का भी काम किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार ने अपने संसाधन से जनगणना कराया और जनगणना कराने के बाद वहाँ आरक्षण कोटा को विस्तारित करते हुए 75% करने का काम किया। और आप देख लीजिए कि आज ये बिहार की सरकार पहले चरण में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1,20,336 बेटे और बेटियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कल 1,10,000 जूनियर हाई स्कूल और इंटर के बेटे और बेटियों को जो है नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में और हर जो है कि जिला मुख्यालय कार्यक्रमों पर जो है कि वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। 4,30,000 जो नियोजित शिक्षक रहे हैं उनको जो है कि अस्थायी राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। तो भारतीय बिहार सरकार नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में 22 लाख जो है कि दिया जलाने का और अक्षत वितरण कराने में रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो बिहार समाजवादी विचारधारा की जो भी दल होते हैं वह जनता की तरक्की के लिए काम करते हैं, छात्र नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की आड़ में छात्र नौजवानों का, युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम करते हैं। और बिहार में जो लोग दावा करते थे हमारी आबादी 10% है, हमारी आबादी 12% है, जब जनगणना के डाटा उभर करके 2 अक्टूबर 2023 को उजागर हुए तो जो लोग 10% 12% का दावा करते थे उनकी जनसंख्या जो है सिमट करके 2.66 पर आ गई। हम लोग चाहते हैं उसी तरह से पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए और जब 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस करा करके और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत सभी स्तरों पर जो है OBC, SC, ST को जो है समानुपातिक आरक्षण कोटा दे करके जो है संविधान की भावना का सम्मान किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के जो कदावर नेता हैं चौधरी लोटन राम निषाद जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पे अपने विचार रखे हैं।